Hello everyone, a warm welcome to you on my channel Horizon Classes। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल फिफ्थ विंडिंग अप फुल चैप्टर बीकॉम सेकेंड सेम एनईपी सिलेबस जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फिफ्थ चैप्टर विंडिंग अप। सो आज हम इस वीडियो में पूरा फुल चैप्टर देखेंगे। सो हम पहले देख लेते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। टोटल हम इस चैप्टर में 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ द विंडिंग अप, सेकंड है मोड्स ऑफ विंडिंग अप, थर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विंडिंग अप, फोर्थ है ऑफिशियल लिक्विडेटर, फिफ्थ है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लिक्विडेटर, सिक्स्थ है डिफंट कंपनी एंड सेवंथ इज इंसॉल्वेंसी कोड। सो इतना सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ विंडिंग अप से। विंडिंग अप का मीनिंग होता क्या है, इसके ऊपर ही सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर इसके ऊपर ही डिपेंड है। अगर इसका मीनिंग समझ लिए तो पूरा चैप्टर समझ लिए। सो चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया मीनिंग। Winding up refers to closing the operation of a business, selling of assets, paying of creditors, and distributing any remaining assets to the owners. So winding up क्या है? Winding up मतलब closing the operations of the company. So जब आपकी कंपनी बंद होती है, जब आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो winding up किसे कहते हैं? कंपनी बंद होने के बाद जो भी assets बचते हैं कंपनी के, जैसे assets जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये जो assets है ये सब बेच कर जो क्रेडिटर, जो कंपनी ने जिसके पास से पैसे लिए थे पहले बिजनेस स्टार्ट करते इस टाइम, तो उसको पे करते हैं। जो भी एसेट्स है वो बेचकर उसको पैसे देते हैं और जो भी उसमें से बच गया सो वो एसेट्स ओनर्स को दे दिए जाते हैं। जो कंपनी के ओनर्स है उसको दे दिए जाते हैं। इसको ही विंडिंग अप कहते हैं। विंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद किया जाता है और जो भी एसेट्स है वो बेचकर क्रेडिटर को देता है और उसमें भी बच गए तो वो ओनर्स के बीच में बांट लिया जाता है। सो ये था हमारा मीनिंग विंडिंग अप का। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप लोग कमेंट करते हो कि मैं आपको बहुत ही फास्ट पढ़ाता हूं। सो मकसद मेरा पढ़ाने का यह रहता है कि आप कॉलेज में भी पढ़ते हो, बट आपको यहाँ पर आप यूट्यूब पे आते हो कि आप जल्द से जल्द कुछ ज़्यादा सीखने के लिए। इससे मैं जल्द से जल्द पढ़ाने के लिए जल्द से जल्द और कम से कम टाइम में बहुत ही पढ़ाने, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए फास्ट पढ़ाता हूँ। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ आते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा मोड्स ऑफ विंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी विंडिंग अप कंपनी बंद करना चाहते हैं तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं कंपनी बंद करने के। फर्स्ट है बाय द ट्रिब्यूनल। आपकी कंपनी या तो फिर एक कंपनी बंद होगी बाय द कोर्ट से। कोर्ट से क्यों बंद होगी, उसके कुछ रीजंस रहते हैं। अब जैसे कोर्ट में बंद होती है, और फर्स्ट रीजन है जैसे आप जैसे क्रेडिटर का डेब्ट तो पे नहीं किया, उसने केस कर दिया तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। या तो फिर आपने कुछ कंट्री के अगेंस्ट या तो फिर स्टेट की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट या तो फिर अपने फॉरेन कंट्री के कुछ रूल्स के अगेंस्ट काम किया तो आपकी कंपनी बंद हो जाती है। या इसमें थर्ड रीज़न है कि आपने कुछ फ्रॉड किया तो कंपनी बंद हो जाती है। या तो फिर आपका कोई एक ओनर फ्रॉड किया तो भी आपकी कंपनी बंद हो जाती है। या तो फिर और एक रीज़न है कि आपने जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देने होते हैं, अगर आपने 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपके रिपोर्ट नहीं दिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को तो भी आपकी कंपनी बंद हो जाती है। ये कुछ रीजंस थे कोर्ट की तरफ से आपकी कंपनी बंद होने के लिए। सेकंड है वॉलंटरी विंडिंग अप। सो वॉलंटरी विंडिंग अप मतलब ये कंपनी बंद होती है एज पर द, अगर सारे मेंबर्स कंपनी के रेडी है कंपनी बंद करने के लिए, सारे मेंबर्स ने डिसीजन लिया कि कंपनी बंद करना है तो कंपनी बंद हो जाती है। तो वॉलंटरी विंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होती है मेंबर्स के मर्जी से। मेंबर जब पूरे जने मिलकर सोचते हैं कि हम कंपनी अब नहीं चला सकते तो कंपनी बंद हो जाती है। थर्ड है विंडिंग अप अंडर द फास्ट ट्रैक एग्जिट मोड। सो ये एक तरह का मोड है कंपनी बंद करने का। इसमें क्या होता है, कंपनी यहाँ पर आप बंद कर सकते हैं। इसका बहुत ही ईजी तरह का है, जैसे फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम मतलब अगर आपको कंपनी बंद करना है, सारे मेंबर्स राजी है तो आप क्या करना, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जहाँ पर आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा था वहाँ से अगर आपने अपना नाम, कंपनी का नाम निकाल दिया तो आपकी कंपनी यहाँ पर इस सेगमेंट में आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये था हमारा मोड्स ऑफ विंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर इसका डिटेल चाहिए विथ नोट्स तो चैनल में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लीजिएगा। थर्ड टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी बंद हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम क्या होगा, हम चारों के तरफ देखेंगे कौन से। फर्स्ट परिणाम एज रिगार्ड द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के ऊपर इसका परिणाम क्या होगा। सो अगर आप कंपनी विंडिंग अप कर रहे हैं, बंद करना चाहते हैं तो आपकी वहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती। आपकी कंपनी जब तक काम करना चालू करती है, जब तक काम चलता है, जब तक आपका कंपनी सारी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाती। और जो भी काम चल रहा है, जो लिक्विडेटर
लिक्विडेटर वो व्यक्ति है, ये बात याद रख लीजिए, लिक्विडेटर वो व्यक्ति है जो आपने अपॉइंट करते हैं, जो एसेट्स रहते हैं कंपनी के, वो एसेट्स वो बेचकर क्रेडिटर्स को या तो फिर ओनर्स को बांटने का, पैसे देने का काम करता है। सो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं इस विंडिंग अप पीरियड के टाइम, सो वो लिक्विडेटर को हर इसकी जानकारी मालूम होनी चाहिए जो भी आप बिजनेस कर रहे हो। सो ये एक परिणाम है कंपनी की तरफ। सेकंड है एज रिगार्ड द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। सो शेयर होल्डर्स की यहाँ पर लायबिलिटी, यहाँ पर जिम्मेदारी पूरी तरीके से कम नहीं हो जाती। अगर शेयर होल्डर कोई ट्रांजैक्शन या तो फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लिक्विडेटर को नहीं मालूम है जैसा, तो आपका वो ट्रांजैक्शन लाइबल नहीं किया जाएगा, या मतलब वो ट्रांजैक्शन आपका बेकार हो जाएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो लिक्विडेटर को मालूम होना ज़रूरी रहता है। थर्ड है एज रिगार्ड्स द क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स जिसके पास से कंपनी ने पैसे लिया था, अगर आपकी कंपनी या तो फिर एक कंपनी कोर्ट के तहत बंद हो पा रही है तो क्रेडिटर केस नहीं कर सकता, दूसरा केस नहीं कर सकता। अगर कर भी दिया तो उसकी प्रोसीडिंग नहीं होती, जब तक वहां से वो कोर्ट नहीं हटता तब तक उसकी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। और एक क्रेडिटर का काम रहता है कि वो जो भी पैसे दिया है कंपनी को उसका प्रूफ बता के लिक्विडेटर के पास से उसका अपना पैसा ले लें। फोर्थ है एज रिगार्ड्स टू द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के ऊपर इसका परिणाम क्या होता है। सो जैसे ही आप लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और अदर दूसरे कोई से भी ऑफिसर्स, सो इनकी यहाँ पर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, वो कंपनी के जो पोस्ट है उनकी जिम्मेदारी हट जाती है। और एक काम, ये जो भी मेंबर्स है कंपनी के, वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस आदमी को या किस व्यक्ति को लिक्विडेटर रख सकते हैं। अगर कोर्ट के कंपनी बंद कर रहा है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर मेंबर्स मिलकर कंपनी बंद कर रहे हैं तो मेंबर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि लिक्विडेटर कौन होगा। तो ये था हमारा ये था हमारा टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लीजिए। फोर्थ टॉपिक ऑफिशियल लिक्विडेटर। सिर्फ आपको इसका मीनिंग जानना है, ऑफिशियल लिक्विडेटर होता क्या है, इसका थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। ऑफिशियल लिक्विडेटर आर ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अंडर अटैच्ड टू द वेरियस हाई कोर्ट्स। तो जो लिक्विडेटर रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए तो रहते हैं, मतलब इसका कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ एग्जाम्स होते हैं ये लिक्विडेटर अपॉइंट करने का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज पर द सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये जो भी लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये वेरियस हाई कोर्ट, जैसे हर स्टेट में एक हाई कोर्ट रहता है, वो हाई कोर्ट में ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी विंडिंग अप, whereas the company liquidator is appointed by the members of the company at the time of voluntary winding up। अब जैसे मैंने बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते हैं जब आपकी कंपनी बंद हो रही है एज पर द कोर्ट। अगर आपकी कंपनी कोर्ट बंद कर रही है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर वहां पर अपॉइंट होंगे। अगर आपकी कंपनी मेंबर्स की तरफ से बंद हो रही है तो आप कौन सा भी एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं। सो अगर आपको इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लीजिएगा। हमारा फिफ्थ टॉपिक है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लिक्विडेटर। जो लिक्विडेटर आप अपॉइंट करते हैं उसका काम क्या रहता है, उसका रोल क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, वो देखते हैं। चलिए, उसका फर्स्ट रोल रहता है प्रोवाइड नोटिस। वो जैसे ही अपॉइंट होता है, जितने भी मेंबर है कंपनी रिलेटेड, उन सबको वो नोटिस देना चाहिए कि मैं ही लिक्विडेटर हूँ। सेकेंड है नोटिस कंपनीज अफेयर्स। जो कंपनी जब से बनी है, कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना पैसा लगाया, क्या क्या काम करिए, वो सारा इन्वेस्टिगेट करके ही अपना काम शुरू करना चाहिए। थर्ड है सबमिट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स विद इन 6 मंथ। जैसे वो अपॉइंट होता है उससे 6 मंथ के अंदर अंदर वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनानी चाहिए। वो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसके बारे में लिखकर उसे सबमिट करना होता है। ये थर्ड रोल है उसका, एक लिक्विडेटर का। फोर्थ है असेस कंपनी एसेट्स। सो ये मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एक लिक्विडेटर की जो भी एसेट्स बचते हैं कंपनी में उसे बेचकर क्रेडिटर्स को पे करें और जो भी उसमें से बचता है वो ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करें। फिफ्थ है फॉर्म विंडिंग अप कंपनी। फॉर्म विंडिंग अप कमेटी। एक वो कमेटी बनाए जिसमें एक ऑफिशियल लिक्विडेटर्स अपॉइंट हो और जो क्रेडिटर्स है वो अपॉइंट हो, एक प्रोफेशनल ऑफिसर्स अपॉइंट हो और जो भी मेंबर्स है वो अपॉइंट करके एक रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट बनाकर सबको दे दें, जिसका जिसका उसमें हिस्सा आता है वो सबको दे दे और जो भी ट्रिब्यूनल है उनको भी दे दें उसका एक रिपोर्ट। एंड द लास्ट इज होल्ड मीटिंग्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। एक लिक्विडेटर का लास्ट काम रहता है कि वो एक रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट एक कमेटी में जो एक रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट बनाते बनाते वो जो भी
टाइम टू टाइम वो जो कोर्ट से अगर वो अपॉइंट हुआ है तो टाइम टू टाइम उस कोर्ट को इस कंपनी के बारे में रिपोर्ट देते रहे, और वो रिपोर्ट्स हर मेंबर्स के पास भी रहने ज़रूरी होते हैं। सो एंड द लास्ट इज सिक्स था, उसके बाद लास्ट है सेकेंडरी ड्यूटीज़। उसके दूसरे ड्यूटीज़ की वो कैसे, उसका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, वो इसमें इस टॉपिक में समझाऊंगा। शुड बी कम्पटेंट एंड डिलीजेंट। वो एक कम्पटेंट होना चाहिए, यानी वो एक अच्छी तरीके से उसका काम होना चाहिए, वो एक कम्पटेंट इंसान रहना चाहिए। वो इम्पार्शियल रहना चाहिए, मतलब कोई पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी वाले उसे अपॉइंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को कम पैसे नहीं देना चाहिए, इम्पार्शियल रहना चाहिए। वो किसकी तरफ पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, वो एक रेस्पॉन्सिबल बंदा रहना चाहिए और वो एक कॉन्फिडेंट बंदा रहना चाहिए। ये उसकी ड्यूटीज़ रहेंगी, या तो फिर ये उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे। अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। सिक्स्थ टॉपिक है डिफंक्ट कंपनी मीनिंग। डिफंक्ट कंपनी क्या होता है, चलिए देखते हैं। A defunct company is a company who has no assets and no liability and failed to commence business within 1 year of the incorporation। अगर कंपनी को बन के 1 साल हुआ, तो अगर वो कंपनी 1 साल के अंदर अंदर एक अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर पाई, या तो फिर बिजनेस अच्छा खड़ा नहीं कर पाई, अच्छा चला नहीं सकी, और उसके पास ना ही कुछ एसेट्स है ना ही कुछ लायबिलिटी है, तो उसे हम डिफंक्ट कंपनी कहेंगे। ना इसके पास एसेट्स है, ना ही उसे किसी को पैसे देना है, ना उसके पास पैसे है, तो हम इस तरह की कंपनी को डिफरेंट कंपनी कहेंगे। और है एनी डिफरेंट कंपनी डिजायरस टू स्ट्राइक ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी कैन अप्लाई इन फॉर्म FT फॉर स्ट्राइक ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय ROC एज पर गाइडलाइंस फॉर फास्ट ट्रैक एक्सचेंज मोड इशूड विद वाइड जनरल सर्कुलर नंबर। सो ये डिफरेंट कंपनी बहुत ईजी तरीके से अपना नाम कंपनी निकाल ले सकती है, अपनी कंपनी बंद कर सकती है। एक फॉर्म रहता है FT फॉर्म, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास रहता है, वो सबमिट कर दे के अपना नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाल दिए, तो उसका नाम उस कंपनी से, उस रजिस्टर ऑफ कंपनी से अपना नाम निकल जाएगा और कंपनी बंद हो जाएगी। अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। एंड द लास्ट टॉपिक है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये क्या होता है बता देता हूँ। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC is an Indian law which creates a consolidated framework that governs insolvency and bankruptcy proceeding for companies, partnership firms and individuals। सो क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी? ये एक इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ जो एक फ्रेमवर्क बनाता है। अगर इंसॉल्वेंसी मतलब कोई कंपनी के पास, या तो फिर कोई पार्टनरशिप फर्म के पास, या तो फिर कोई बंदे के पास, कोई व्यक्ति के पास, हम इस टॉपिक में तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं रहा, वो पूरा इंसॉल्वेंट है, वो पैसे नहीं दे सकता कुछ, तो ये IBC क्या करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या करता है, कुछ फ्रेमवर्क बनाता है, कुछ कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये बेच के दे दो, आप ऐसे तरीके से क्लियर कर दो, ऐसे क्रेडिटर्स को अपना क्लियर कर दो, तो वो कुछ फ्रेमवर्क बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है, उसी को हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहते हैं, और यही काम रहता है इंसॉल्वेंसी कोड का। सो अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। सो आज हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज हमारा कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन BCom सेकेंड सेम NEP सिलेबस का सारा सिलेबस हम आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। सो ये मेरा लास्ट वीडियो था कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। आई होप आपको ये सारा सिलेबस मेरा समझ में आ गया होगा, और मैं आपको आई बटन पे अपना ये प्लेलिस्ट का ये दे दूंगा, जिसमें कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और चैनल में भी आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैं लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जो सेकंड सम NEP सिलेबस था उसके भी 4 चैप्टर अपलोड किया हूं, वो सारे वीडियो चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिए। और 5th चैप्टर मैं कल से अपलोड करता जाऊंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।